यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को नए रूल्स लागू किए और उन रूल्स के लागू होने के बाद में पूरे देश के अंदर बवाल मचा। और बवाल मचने के बाद में दो तीन लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और जो हर बार होता है, कोई भी विवादित कानून जब आता है, किसी भी कानून को, किसी भी नियम को लेकर के जब विवाद होता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 29 जनवरी 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और ये कहा कि नियमों के अंदर अस्पष्टताएं हैं, ठीक है, ये समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। और अगली जो सुनवाई डेट है वो 19 मार्च दे दी, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इस कानून का भविष्य क्या हो सकता है, ठीक है। और 2026 वाले नियमों में कहां पर जो है विसंगतियां थी, किस वजह से जो है बवाल पैदा हुआ, सारी बात समझेंगे निष्पक्ष होकर के। आप अपनी जाति और धर्म को एक तरफ रख दीजिए और सुनना शुरू करिए। मैं निष्पक्ष होकर के बोलना शुरू करता हूं, आप निष्पक्ष होकर के सुनना शुरू करिए, ठीक है साथियों। जितने भी हायर एजुकेशन के जो संस्थान होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जो वो यूनिवर्सिटीज के अंडर में रहते हैं, और यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका नाम है यूजीसी। 1956 के अंदर स्थापित हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है साथियों। बात 2016 की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले एक पीएचडी स्कॉलर, नाम था रोहित वेमुला, उन्होंने जातिवाद, भयानक जातिवाद को बर्दाश्त किया। उस भयानक जातिवाद को फेस करने की वजह से रोहित वेमुला के ऊपर संस्थागत भी जातिवाद हुआ और साथियों के द्वारा भी जातिवाद हुआ। मेस से भी बाहर कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, बहुत सारी स्थितियां हुई। तब उन्होंने एक नोट लिखा कि मेरा जन्म ही मेरे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह से नोट लिख करके उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और वो सुसाइड करने के बाद में पूरे देश के अंदर जातिवाद, संस्थागत जो जातिवाद होता है उसके खिलाफ माहौल बना। ये चल ही रहा था। 2018-19 के दौरान मुंबई के अंदर रेजिडेंशियल डॉक्टर के तौर पे काम करने वाली एक डॉक्टर पायल तड़वी, जो एसटी समुदाय से आती थी, उसको भी जातिवाद की भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ा और उसके बाद उसने भी आत्महत्या कर ली, ठीक है। उसके खिलाफ ये भी बड़ा संवेदनशील मामला रहा। उसके बाद में पायल तड़वी और रोहित वेमुला के जो पेरेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके गुहार लगाते हैं कि चलो हमारे बच्चे चले गए कोई बात नहीं, पर भविष्य में किसी का बच्चा जातिवाद की भेंट न चढ़े, कम से कम एजुकेशनल संस्थाओं के अंदर तो भेंट न चढ़े। तो जब सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देशित किया कि आप पूरा डाटा कलेक्ट करके रिपोर्ट्स हमारे पास लेकर के आइए कि वास्तविकता क्या है। तो यूजीसी ने डेटा कलेक्ट करने के बाद में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को सौंपा और बताया कि पिछले 5 वर्षों में, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, इन 5 वर्षों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, विद्यालय, महाविद्यालयों के अंदर जो जातिवाद की घटनाएं हैं, छुआछूत की घटनाएं हैं, वो जो घटनाएं हैं वो 118% बढ़ गई है। यानी कि 100 घटनाएं होती थी तो उसकी जगह 218 घटनाएं हो रही है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देशित किया, सरकार को निर्देशित किया कि इसको लेकर के कड़े कानून बनाइए, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी गठित की गई, ठीक है, जिसमें लगभग सभी दलों के लोग थे। उन्होंने जो सिफारिशें दी उसके आधार पर यूजीसी ने नए नियम बनाए और वो नए नियम 2026 के अंदर 13 जनवरी को लागू किए। अब इन नियमों को अपन समझते हैं कि इनमें कहां पर विषमताएं थी। इन नियमों को जिसने नहीं पढ़ा है वो विरोध या समर्थन कर रहा है, हाउ हाउ कर रहा है, तो उसका तो कोई तुक है नहीं, ठीक है। अब यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, और हमारे आसपास के माहौल को भी, अपने आसपास के गांवों को भी देख करके हम कह सकते हैं कि जातिवाद तो इस भारत देश की कड़वी सच्चाई है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस जातिवाद ने हमें बहुत पीछे धकेला है साथियों। इतिहास को देख लो, वर्तमान को देख लो, तो जातिवाद ने, है ना, वाद कोई सा भी हो, जो वाद देश के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो भाषावाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो लिंग भेद हो, चाहे वो नस्ल भेद हो, जातिवाद हो, सांप्रदायिक, तो सब हमें पीछे धकेलते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है। वैसे तो आप इसको पूरा पढ़े, मैं तो ये कहूंगा कि शब्दशः पूरे पढ़े नियमों को, तो है आपको जो इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, है ना। तो यहां से इन सभी चीजों को पढ़ लीजिए। जो नए कानून लाए हैं इनका उद्देश्य क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर, विशेष रूप से दिव्यांगता के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर, यानी कि ये किसी के भी, कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी नस्ल का व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी जन्म स्थान या कोई भी दिव्यांग व्यक्ति। और विशेष रूप से क्यों कहा? क्योंकि समाज के अंदर शोषक और शोषित की दो धारणाएं चलती है। एक वर्ग सदा से शोषित रहा है, दूसरे वर्ग ने उसका शोषण किया है। इस आधार पर कहा गया कि ये सब, इनके आधार पर, खास करके एससी, एसटी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के अंदर ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस,
दिव्यांगजन जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं वो, तथा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन के को संवर्धन देना। ठीक है, चलिए। जो घटनाएं देखी जाती है शोषण की, उन घटनाओं में देखा जाता है अक्सर कर कि जो पीड़ित है वो एक वर्ग से होता है और जो शोषक है वो दूसरे वर्ग से होता है। सामान्यतः एक्सपेक्शनल भी, मतलब अपवाद भी हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, पर जनरली जो 99% केसेस में देखा जाता है उसके आधार पे। ठीक है, ये उद्देश्य है इनका। ठीक है, परिभाषाओं को आप देख लीजिए। भेदभाव किसे माना यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने भेदभाव किसको माना? भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता, इनमें किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के रूप विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट या अंतर्निहित हो। इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारक के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। ठीक है, अगर किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार होगा तो उसको क्या मान लिया जाएगा? भेदभाव मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इसके अंदर कहीं पर भी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किसी का जिक्र नहीं आया। ठीक है, समता किसको माना गया है? समता से अर्थ सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता और अवसर के मामलों में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र है। यहां पर भी ठीक है। चलिए, समता समिति पढ़ लीजिएगा, समान अवसर केंद्र पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। हितधारक का अर्थ क्या है? हितधारक का मतलब स्टेक होल्डर, यानी कि कोई भी छात्र, संकाय का सदस्य, कर्मचारी, प्रबंध समिति के सदस्य, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख भी शामिल है, इन सभी को स्टेक होल्डर माना गया है। छात्र का अर्थ किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से, अर्थात औपचारिक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति, इन सबको क्या मान लिया गया है? छात्र मान लिया गया है। ठीक है, अब कहा क्या गया इसके अंदर? समता के संवर्धन का कर्तव्य प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा। भेदभाव का उन्मूलन करना है। हितधारकों के बीच समता के संदर्भ संवर्धन का कर्तव्य होगा। हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, नृजातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक और निवारक उपाय करने होंगे। ठीक है बात। चलिए, समान अवसर केंद्र, इनको भी आप समान अवसर केंद्रों को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यहां पर जो मैंने हाईलाइट किया है उस पॉइंट को देखो आप, बाकी इस पूरे को आप जाकर के मतलब गूगल क्रोम पर लिखना आप यूजीसी रूल्स 2026, यूजीसी रूल्स 2026 13 जनवरी वाले, पूरा गजट आ जाएगा। समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। अब समता समिति का गठन कैसे होगा? संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी कि संस्थान के जो प्रमुख होंगे वो उस समता समिति के अध्यक्ष होंगे, और संस्थान के समता प्रमुखों का जो डेटा देखा जाता है उसके अंदर जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। ये भी एक सच्चाई है, चाहे मीठी है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। ठीक है, तो वो उसके हेड होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के तीन प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में काम लेंगे। 3 और 1 4 हो गए। चलिए, उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी, शिक्षक के अलावा कोई भी, 5 हो गए। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के कोई भी 2 प्रतिनिधित्व, ये भी जोड़ लीजिए। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता किस आधार पर होगा? शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष रूप से आमंत्रित है। विशेष रूप से मतलब अगर है दोनों तरह के हैं तो प्रायोरिटी इनको मिलेगी। समान अवसर केंद्र का समन्वयक जो होगा वो पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। इसकी भी कोई जाति फिक्स नहीं है। अब देखो कितने हो गए? 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 सदस्य इसके अंदर हो गए। अब यहां पर क्या कहा गया? इस बात को लेकर के सबसे बड़ा बवाल है। क्या? समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, दिव्यांगजन, कोई भी हैंडीकैप्ड, एससी, एसटी और लेडीज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 10 सदस्यों की टीम बनेगी, 10 सदस्यों की कमेटी बनेगी, उसमें ओबीसी भी होना चाहिए, दिव्यांग भी होना चाहिए, अनुसूचित जाति वाला भी होना चाहिए, जनजाति वाला भी होना चाहिए, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब आप ओबीसी कहते हैं तो उसमें पुरुष महिला दोनों आ गए। दिव्यांग कहते हैं तो कोई कैटेगरी नहीं, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। अनुसूचित जाति कहते हैं तो एससी वाले सारे आ गए, एसटी वाले सारे हो गए। महिलाएं जब आप कहते हैं तो किसी भी वर्ग की वो महिलाएं सारी आ गई। लेकिन यहां पर समस्या पैदा ये होती है कि यार ये जो आपने होना चाहिए की भाषा लिखी है
विरोध करने वालों का तर्क ये है कि इस समिति के अंदर आपने सामान्य वर्ग को इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं किया। जब आपने अन्य पिछड़ा वर्ग कहा, दिव्यांगजन कहा, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं सब कहा, तो आपने यहाँ पर सामान्य वर्ग का नाम क्यों नहीं लिखा। होना चाहिए का मतलब जो समिति बनेगी, निश्चित रूप से इस समिति के अंदर आप देखें तो संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। जितने भी संस्थान प्रमुख हैं, आप मान के चलिए 90% संस्थान प्रमुख जनरल कैटेगरी से ही हैं। समन्वयक पदेन सदस्य ये कोई भी सकते हैं, लेकिन है क्या असल में वो बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन यहां पर जनरल नहीं लिखा, इस वजह से सबसे बड़ा बवाल तो इस वजह से। ठीक है, तो समिति के अंदर जब जनरल के लोग ही नहीं होंगे और शिकायतें जनरल के खिलाफ होगी, तो फिर यहाँ पर सुनने वाला कौन है। बात इनकी जायज है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या उठता है, मुद्दा उठता है, और मुद्दा उठने की वजह से पूरे देश के अंदर ऐसी लहर दौड़ी। ठीक है, लेकिन यूजीसी के जो रिकॉर्ड्स हैं और यूजीसी जो पिछला इतिहास देख करके उसने जो डेटा सबमिट किए हैं, वो डेटा ये दिखाता है कि वर्गों को, अगर देखो इस भाषा में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूं आपको, कि हम बार बार देख रहे हैं कि एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। हम बार बार देख रहे हैं कि इस वर्ग के द्वारा इस वर्ग पर अत्याचार होता है, इस वर्ग के द्वारा इस वर्ग पर अत्याचार होता है। तो जातिगत या इस तरह के जो भेदभाव है, इनसे बचाना किसको है, जिसको बचाना है उनके प्रतिनिधित्व पर फोकस किया गया कि जिनको बचाना है, जिन पर शोषण होता है उनको बचाना है, तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब लोगों का कहना है कि इनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूं, किसी भी जाति में एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस XYZ कोई सी भी जाति हो, सारे लोग न तो अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। कीड़े मकोड़े सभी जातियों में होते हैं, एससी में भी होते हैं, एसटी में भी होते हैं, ओबीसी में भी होते हैं, जनरल में भी होते हैं, सब में होते हैं, पुरुष और महिलाओं में भी होते हैं। सब में, सब जातियों में बुरे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल वालों का तर्क ये है कि हमारा नाम इसके अंदर क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अब यूजीसी इसका क्या तर्क देती है वो आगे की बात है। ठीक है, तो एक तो यहां पर आकर के बवाल खड़ा हो जाता है। अब यहां पर पहला बवाल, दूसरा बवाल कहां खड़ा होता है, यहां पर आप पढ़ लीजिएगा इनको, इन सभी चीजों को आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा इन सभी चीजों को। मैंने पूरा पूरा पढ़ा है इसको, है ना। ये समता हेल्पलाइन, समता के संवर्धन के उपाय और भेदभाव के घटना के मामले में प्रक्रिया। अब यहां पर देखो, भेदभाव के मामले में प्रक्रिया क्या रहेगी। 26 के नियमों के अनुसार कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना में सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप में या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय भी रखी जाएगी। पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने पर विकल्प भी होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है, प्रथम दृष्टया अगर मामला बनता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी अग्रेसित कर दी जाएगी। ठीक है, समता समिति ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी। ऐसी कोई सूचना मिली, 24 घंटे में समता समिति का काम एक बैठक करना। समता समिति मामले को यूजीसी के किसी अन्य विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी भी समिति को भी निर्देश कर सकती है। यदि उसकी राय है कि मामले को उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है या विनियमों या कानून के प्रावधानों के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है, या वह समिति पहले से ही मामले की जांच में है, समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। अब यह कहा गया कि जो समता समिति है, वो समता समिति उस मामले पर विचार विमर्श करके 15 दिनों का समता समिति के पास टाइम होगा, उस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, अब यहां पर जनरल कैटेगरी का तर्क ये है कि जो समता समिति है उसके अंदर आपने एससी का प्रतिनिधित्व, एसटी का, ओबीसी का, है ना, महिलाओं का, दिव्यांग का, सबका प्रतिनिधित्व रखा, लेकिन जनरल के प्रतिनिधित्व का आपने वहां पर नाम नहीं लिया, जो कि रखा भी जा सकता है, नहीं भी रखा। 10 कैंडिडेट है तो निश्चित रूप से जनरल के भी होंगे ही होंगे, नहीं। लेकिन उनका तर्क ये है कि अब जब ये समिति रिपोर्ट बनाएगी तो निश्चित रूप से रिवर्स जातिवाद कर सकती है हमारे खिलाफ। तो ये रिपोर्ट में जो प्रतिवेदन, भाई खिलाफ शिकायत तो किसी ने भी दे दी, झूठी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। समता समिति का ही यही काम है कि वो पता करे कि शिकायत सच्ची है कि झूठी है। तो जनरल का तर्क है कि जब समता समिति में इन वर्गों के लोग अधिक होंगे तो उसमें तो हमारे खिलाफ ही काम होगा, हमारे पक्ष में नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात, इस वजह से विरोध पैदा हुआ। अब समता समिति का काम है ये प्रस्तुत करना। अब ये जब प्रस्तुत कर दिया, समता समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान के नियमों के अनुसार, है ना, उच्च शिक्षा संस्थान के 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। अब वो रिपोर्ट कैसी हो सकती है, रिपोर्ट में ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट सही पाई गई, इसके खिलाफ इन लोगों ने जातिवाद किया, या रिपोर्ट गलत पाई गई, या रिपोर्ट भ्रामक है, या रिपोर्ट अस्पष्ट है, या स्पष्ट रूप से इसमें जातिवाद हुआ है, स्पष्ट रूप से लिंग भेद हुआ है, स्पष्ट रूप से इसको जो है दिव्यांग होने की वजह से प्रताड़ित किया गया। कमेटी रिपोर्ट कुछ भी बना सकती है। जनरल कैटेगरी का तर्क ये है कि वो जो समता समिति
किसी की भी शिकायत आने पर जो समता समिति प्रथम रिपोर्ट बनाएगी, उस समता समिति में हमारा प्रतिनिधित्व अगर नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से हमारे विपक्ष में जाने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, ये जनरल का तर्क है। ठीक है, तो यहां पर एक विवाद की जड़, मैं अपना राय यहां पर कुछ भी नहीं रख रहा हूं। ठीक है, मैंने जो इसमें पढ़ा है और जो स्थितियां है वो बता रहा हूं। ठीक है, यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, संस्थान का हेड भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी बदमाश हो सकता है, वो भी समझदार हो सकता है। ठीक है, तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वयक द्वारा की जाएगी। यानी कि समन्वयक जो होगा वो उस समय उसकी बैठक का हिस्सा करेगा और उसका जो है प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख के अगले हायर अथॉरिटीज के पास में अग्रेषित करेगा। अपील, अब हो सकता है समता समिति ने जो प्रतिवेदन बनाया उससे जो है शिकायतकर्ता असंतुष्ट हो। ठीक है, उसको लगता है कि यार मेरे साथ तो इस तरह की घटना हुई है, मेरे साथ लिंग भेद हुआ है, मान लो किसी कोई लड़की ने कहा कि मेरे को जेंडर के बेस पर क्रिटिसाइज किया गया और समता समिति ने रिपोर्ट में पाया कि भाई ऐसा नहीं हुआ। अगर वो व्यक्ति असंतुष्ट है तब उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल किसी भी अपील की सुनवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर सकते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया क्या है जो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, निगरानी का काम किया जाएगा। अनुपालन न करने के परिणाम, यहाँ पर 3 जगह मुख्य टकराव हुआ है, इन तीनों चीजों को देखेंगे अपन। अगर कोई विश्वविद्यालय नियमों का अनुपालन नहीं करता है, ठीक है, प्रावधान अनुपालन नहीं करता है, तो आयोग, कौन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगी। पता चला कि इस कॉलेज में इस तरह का मामला हुआ और जांच नहीं की गई, मतलब कार्रवाई नहीं हुई, तब यूजीसी अपनी तरफ से एक समिति भेजेगी। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है तो ऐसे ही नहीं, यूजीसी के पास शिकायत जाएगी कि भाई इस कॉलेज ने या इस यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ में जो घटना हुई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी जांच के लिए यूजीसी एक जांच समिति भेजेगी और जांच समिति ये पाती है कि वास्तव में कॉलेज ने या विश्वविद्यालय ने जो है अनुपालन नहीं किया है, तब क्या कार्रवाई होगी। तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्न प्रभाव पड़ेंगे। पहला, यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से उसको वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा, उपाधि या डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर दिया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से भी वंचित किया जा सकता है। यूजीसी नियम 56 की धारा 2 और 12 बी के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा, है ना। उच्च शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यूजीसी अन्य उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, जो कि प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुसार होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्थिति है। मनीष जोशी जी जो सचिव हैं, है ना, उन्होंने उनके लेटर से, उनके साइन से लेटर जारी हुआ है। अब यहाँ पर मुख्य जो विरोध है, पहला तो ये कि सीधे सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अब पाबंद किया गया था इन नियमों में। ठीक है, पहले मनमाना था, रिपोर्ट दे दी तो दे दी, कार्रवाई हो गई तो हो गई, जांच चल रही तो चल रही है। 26 के नियमों के विरोध का कारण एक ये भी था कि अगर आप गलत पाए जाते हैं, पता चलता है आपने कार्रवाई नहीं की, हम जांच समिति भेजेंगे, जांच समिति ने भी कह दिया कि हाँ कार्रवाई नहीं हुई, तब ऐसे केस में तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे, तुम्हारी मान्यता रद्द कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पहली बात ये एक विरोध का कारण बनी। दूसरा, ये हो गया। और एक यहां पर जो समता समिति है उसके गठन को लेकर के यहां पर मैंने आपको बताया था कि समता जो समिति बनेगी उस समिति के अंदर इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब जनरल का भी हो सकता है लेकिन इनका भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ग शब्द का स्पष्टीकरण नहीं देने की वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों के दिमाग में ये शंका है कि यार हो सकता है पूरी की पूरी समिति हमारे बगैर बना दी जाए, ऐसी समिति बना दी जाए। मान लियो पिछड़ा वर्ग का ले लिया कैंडिडेट, दिव्यांग जन लिया, दिव्यांग भी SC ST का ही ले लिया इन्होंने, है ना, अनुसूचित जाति का कैंडिडेट ले लिया, अनुसूचित जनजाति महिला ही OBC की महिला ले ली, तो सारा का सारा इनका हो जाएगा। तब तो ये जो है प्रतिवेदन हमारे खिलाफ ही बनाएंगे। इस तरह का जनरल छात्रों के दिमाग में ये स्थिति है। ठीक है, तो इन वजह से इनका विरोध हुआ। अब क्या हो सकता है, ये जो पूरी कहानी थी मैंने आपको बताई साथियों, कहीं पर भी मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं। और एक बात आपको भी, आप चाहे जनरल से हैं, आप SC से हैं, ST से, OBC से, ये मान के आपको चलना है कि वास्तव में जातिवाद इस देश की एक गंभीर समस्या है और कड़ी सच्चाई है। ठीक है, अब इसका भविष्य क्या हो सकता है साथियों? इसका भविष्य ये है कि जो मुझे जहां तक मालूम है, मेरे को जहां तक दिमाग में मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं आपको, समझाएं तो क्या मेरी समझाने की औकात है। पहला, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो इस पर पक्ष विपक्ष बहस का कोई तर्क नहीं बनता, है ना,
किसी से, मैं पहले तो ये बता रहा हूं, आप कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, है ना, आप अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से रिश्ते खराब न करना। ये नहीं कि आप एससी एसटी से हो तो जनरल वालों से द्वेष रखें, या जनरल वाले हैं तो ओबीसी से द्वेष रखें, ओबीसी वाले हैं तो, मतलब किसी से भी कोई द्वेष नहीं रखना, पहली बात। क्यों? मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नियम किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कमेटी थी, उसने नियम बनाए, उसने सिफारिशें दी, यूजीसी ने नियम बनाए, लागू किए, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर चलेगी सुनवाई। और ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को संविधान के आधार पर तोलती परखती है। उसका देश के अंदर कितना समर्थन या कितना विरोध हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट फोकस करती है, उससे ज्यादा फोकस इस बात पर करती है कि वो कानून संविधान सम्मत है अथवा नहीं है। अब पहली बात तो ये कानून न तो लोकसभा से पास हुआ था, न राज्यसभा से पास हुआ था, न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, एक कमेटी द्वारा की गई सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी, उस पर प्रॉपर बहस होगी, पक्ष विपक्ष होंगे। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों से कोर्ट जो है जवाब तलब करेगी। यूजीसी और केंद्र सरकार अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखेगी, इस जो नियम बनाए उनके पक्ष में अपनी बात रखेगी, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट या तो पूरे के पूरे नियमों को रद्द कर सकता है कि ये सब कुछ जो किया वो अवैध है। दूसरा, किसी हिस्से को अवैध घोषित कर सकता है। तीसरा, कोई नया हिस्सा जोड़ने की बात कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का यह मामला नहीं है कि वो खुद कानून बनाए। तब संभावना यह अधिक है कि अंत में कोर्ट केंद्र सरकार को और यूजीसी को दिशा निर्देश देगा कि या तो संशोधन से वापस बनाओ, या नया बनाओ, या कुछ भी करो। लेकिन अल्टीमेटली अब क्योंकि मामला फंस गया है, तो संभावना यह बनती है कि अगर कोर्ट आदेश देगा तो मामला लोकसभा राज्यसभा तक जाएगा, और फिर वहां पर बहस होगी, फिर पक्ष क्या विपक्ष क्या, कानून बनता है नहीं बनता है, सब आगे की बातें रहेगी। लेकिन पूरा विरोध क्या था वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी। आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि 2012 और 2026 के नियमों का कंपैरिजन अगर मैं आपके लिए लेकर के आऊं तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नया अपडेट जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है साथियों।